हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपसे वाक्य विचार के बारे में बात करेंगे। इसमें हम वाक्य शुद्धि के लिए जो फाउंडेशन है उसको हम तैयार करेंगे। ध्यान से सुनना है पूरी बात को, एक ही लेक्चर में सब समाप्त करेंगे। इस लेक्चर को आपने ध्यान से देखा तो जो भी आपको आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम में जो होने वाली त्रुटियां थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। लेकिन 1 से 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना है आपको। 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं, हालांकि ये इसका एक स्टैंडर्ड है, इस लेवल का ये लेक्चर तैयार होने जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये वाक्य की बारीकियों को हम समझेंगे, आयोग के चालाकियों को हम पकड़ते हुए अपनी कमियों को दूर करेंगे, और अपनी कमियों को दूर करके इस बार हम जो है कि 10 के 10 क्वेश्चन सही करेंगे। चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन वो फ्रेमवर्क करे, हम क्वेश्चन के भाव को पकड़ के प्रश्न हल करना सीखेंगे। प्रश्न के जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको कंप्लीट करते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाक्य विचार, ये आपका है वाक्य विचार। इसकी परिभाषा के बारे में बात होगी, इसके भेद के बारे में बात होगी, और उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। तो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आगे बढ़िए। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी हम परिभाषा से बात स्टार्ट करना चाहेंगे। देखो बच्चों, मैं एक बात बता दूँ आपको। सबसे पहले इसमें बारीकियाँ हैं, भयानक लेवल की बारीकियाँ हैं। इसको ध्यान देने से आपका काम बन जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ स्टार्टिंग में, क्यों मैं भाव की बात कर रहा हूँ। भाव पकड़ेंगे तभी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की बातें आपको समझ में आएगी, यहाँ तक कि सरल वाक्य की भी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे मालूम है आप क्यों आए हैं। जैसे मान लो मैं पूछ दूं बच्चों कि मुझे मालूम है आप क्यों आए हैं, आप क्यों आए हैं, ये क्वेश्चन मान लो मैं पूछ दी, तो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं, तो यह शुद्ध है या अशुद्ध, आप बताइए। सोचिए क्या है, सोच लिए। आप जैसे ही क्यों है देखे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपने करेक्ट कहा। जबकि ये क्या है, पूरी तरह से इनकरेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, ये खड़ी पाई होगी। कैसे होगी? क्योंकि मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे डायलॉग नहीं, अबे बता रहे हो को पूछ रहे हो, बता रहे हो कि पूछ रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं। अगर दूसरी बात, अगर एक और क्वेश्चन मान लो मैं ले लेता हूँ, भाव की बात हुई है तब मैं ये दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। अगर पूछ दे आपसे कोई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप क्या लाए हैं, यह भी मालूम है, तो ये क्या है, वो बता रहा है, ये बताने का सेंस निकल रहा है। तो बताने की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, खड़ी पाई लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बारीकियों को पता आपको होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप आम कैसे खाते हैं, सबको पता है, तो आप देखो बच्चों, आप आम, आम की बात होती रहती है, आम का सीजन चल रहा है, आप आम कैसे खाते हैं सबको पता है, सबको पता है। कैसे लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, आप इसको टिक करके आ जाएंगे कि ये सही है। जबकि ये पूछ नहीं रहा है, इसका भाव बता रहा है वो आदमी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आम कैसे खाते हैं, मुझे पता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ क्वेश्चन आपसे। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन पूछने वाली बात क्या होगी, क्वेश्चन पूछने वाली बात ये होगी कि आप कल कितने बजे आएंगे। देखो, आप कल कितने बजे आएंगे, कितने बजे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आप कल कितने बजे आएंगी, ये मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क सही है। समझ रहे हैं। तो ये बारीकियाँ होती हैं, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। चलो लेक्चर स्टार्ट करेंगे।
ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा कैसे बच्चों, 1 से 1.5 घंटा यदि आप धैर्य नहीं रख सकते तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम को भी क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए देखो ये सत्य थोड़ा कड़वा होता है, तो आप इसको मानिए, एक बार मन लगाइए, इस लेक्चर को पूरा से पूरा देखिए। और बच्चों एक चीज़ आपसे समझ लीजिए, विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाइए, जिससे हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छी और पूरा रिसर्च करके वीडियो लाता रहूँगा। ये हिंदी की सीरीज़ है, इसके बाद और सब्जेक्टों पे आएगी धीरे धीरे, लेकिन इस सब्जेक्ट को, इस सीरीज को सफल बनाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वाक्य की बात करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि वाक्य की दृष्टि से भाषा की यह सबसे बड़ी रचना क्या होती है, वाक्य होती है। भाषा जो क्या होती है, मैं बच्चों में बता दूं, भाषा क्या है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं कि और भाई क्या हालचाल है, तो वो कहेगा अच्छा है, कल कितने बजे मिलोगे, 4 बजे मिलेंगे, चलो मिलते हैं, उसके बाद घूमने जाएंगे, ठीक है, क्रिकेट खेलेंगे, डट डट डट। समझ रहे हैं, ये भाषा आपने जो बोली, ये भाषा बोली, और आप जो भाषा बोल रहे हैं वाक्यों में बोल रहे हैं। तो भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य ही होती है। बहुत सारे वाक्यों को मिला के आपने एक भाषा तैयार की और आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। तो ये जो वाक्य बना है ना बच्चों, ये भाषा की सबसे बड़ी रचना है। वाक्य बना है शब्दों से। अगर शब्द जो है वाक्य में यूज हो रहे हैं तो पदों के मेल से एक वाक्य तैयार हुआ। और शब्द जो है किससे मिलके बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण अ आ इ ई और क ख ग घ, ये आपके वर्ण हैं, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते क्या हैं, ध्वनियाँ होती हैं। ये कोई भी स्वर क्या है, एक ध्वनि है, और जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते, ये है, इसको आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसके ये देखो, ये एक अक्षर है, इसका टुकड़ा हो सकता है, ये क में हलंत प्लस अ, तो ये हलंत वाले शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं, और जो सीधा सीधा लिखा हो ये अक्षर कहलाता है। तो कुल मिला जुला के वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य जो है, भाषा जो है वाक्य की सबसे बड़ी रचना है। अब भाषा की सबसे छोटी रचना अगर कोई होती है तो वो वर्ण होती है। क्या होती है बच्चों, ये वर्ण होती है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखिए, वाक्य से पूरा विचार या भाव निकलता है। वाक्य से क्या निकलता है, पूरा विचार या भाव निकलता है। ऐसा व्यवस्थित पद, अब देखिए शब्द, देखिए 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 6 7 शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना है। ठीक है, तो ऐसा अच्छा, शब्दों से मिलके वाक्य बनाए, लेकिन जब वाक्य में ये सब शब्द इंडिपेंडेंटली यूज होंगे, स्वतंत्र रूप से अलग अलग आप इसको लिख देंगे, तो ये तो शब्द हैं, लेकिन जब ये वाक्य में लिखे गए हैं तो इनको पद कहेंगे, इसीलिए यहाँ पद कहा है। तो ऐसा व्यवस्थित पद या शब्द का समूह जो पूरा अर्थ अभिव्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। ये है परिभाषा। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा, ये पूरा अर्थ अभिव्यक्त कर रहा है, इससे बातें पूरी स्पष्ट हो रही हैं। राम ने रावण को, इसको मिटा दें तो बात स्पष्ट हुई नहीं। 2 3 शब्द मिले लेकिन बात स्पष्ट ना हुई। जैसे ही क्रिया का हमने यूज किया, यानी कि एक वाक्य में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एक कर्ता और दूसरी क्रिया। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाक्य कंप्लीट हुआ, तो ये उदाहरण आप देख लिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है, वाक्य में अनिवार्य रूप से कर्ता और क्रिया होते हैं, यानी कर्ता और क्रिया। जैसे बच्चा रोया, देखिए एक वाक्य बन गया, और ये पूरा भाव स्पष्ट कर रहा है, पूरा अर्थ इसका निकल रहा है। इसमें एक कर्ता है और दूसरी क्रिया है। तो वाक्य में 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक कर्ता और दूसरी क्रिया। ये होता है उद्देश्य बच्चों, ये होता है विधेय। राम आया, पूरा वाक्य में एक वाक्य बन गया, और भाव और अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। लड़का आया, घंटी बजी, अध्यापक पढ़ाने लगा। समझ रहे हैं, तो इसमें कर्ता और क्रिया, किसी भी वाक्य में अनिवार्य रूप से कर्ता और क्रिया होते हैं। ठीक है, अब आते हैं
तो इस कर्ता और क्रिया में ये उद्देश्य है, ये विधेय है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है। तो उद्देश्य समझ गए, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसको कहते हैं बच्चों? कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब इस उद्देश्य का विस्तार भी हो सकता है, तो उसको हम आगे बात करेंगे। पहले आप उद्देश्य के बारे में समझ लीजिए। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जैसे मोहन दौड़ता है। कौन दौड़ रहा है? मोहन। इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसी को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कर्ता, कर्म या भाव विचार हो सकता है। उद्देश्य कभी कभी उद्देश्य जो है कौन कौन बन सकता है? कर्ता भी उद्देश्य हो सकता है, कर्म भी उद्देश्य का कर्म भी उद्देश्य का स्थान ले सकता है, यानी कि कर्म के सहारे भी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अब भाव या विचार के सहारे भी हो सकती है। ठीक है। राम उद्देश्य है, गया जो है क्या है? विधेय है। वह उद्देश्य है और आया क्या है? विधेय है। ठीक। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य कौन कौन लोग बन सकते हैं? कर्ता भी उद्देश्य बनता है, 99% कर्ता ही उद्देश्य बनता है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में आम स्टोरी, आम कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन कर्म को भी उद्देश्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, भाव विचार को भी उद्देश्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार भी होता है। जैसे हमने एक बात कही कि कमीज मेरी है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट वाक्य है। कमीज किसकी है? मेरी है। लेकिन उसके आगे अगर हम जोड़ दें कि लाल रंग की कमीज मेरी है, तो ये कमीज जो क्या था? उद्देश्य था। इसका विस्तार इतने शब्दों से, हम इतने शब्द को आगे लगा दिए, विशेषण इसका लगा दिए, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो अब लाल रंग की कमीज इतना उद्देश्य हो गया, और मेरी है क्या हो गया? विधेय है। मेरी पूरक है, पूरक शब्द है क्रिया है। यहाँ पे है क्रिया हो जाता है अकेले क्रिया हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसी बात नहीं है कि जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, है कभी कभी अकेले क्रिया का काम करती है। यहाँ आप देखिए दूसरे में उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं कि उद्देश्य का विस्तार कैसे होता है। कार एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया। आप देखो, व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया, बात स्पष्ट हो गई। लेकिन इस व्यक्ति को जो उद्देश्य है, इसमें यही कर्ता भी है। ठीक है। पहुंचाया जाना क्रिया है। कहाँ पहुंचाया जाना? अस्पताल। कर्म हो गया। समझ रहे हैं? तो व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन व्यक्तियों के आगे देखिए कार एक्सीडेंट में घायल, इनकी विशेषता बता रहा है। तो इस व्यक्ति यानी इस उद्देश्य का इतना शब्द क्या हो गया? ये सब 2-3 शब्द ये विस्तार हो गए। बादलों से भरी रात डराती है। रात डराती है, काम चल जाता, लेकिन हमने बढ़ा चढ़ा के लिखा कि बादलों से भरी रात, यानी इस रात के उद्देश्य, जो रात शब्द उद्देश्य है, इसका हमने जो है इधर क्या कर दिया? ये विस्तार कर दिया था। ठीक है बच्चों। वर्षा के समय मोर का नाचना अच्छा लगता है। मोर का नाचना अच्छा लगता है, बात इतने से हो गई थी, लेकिन ये क्या है? इसका विस्तार है। विधेय क्या होता है आप समझ लीजिए। वाक्य क्या? वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में कुछ बताता है। राम की गाय सुंदर है। किसकी गाय सुंदर है? राम की। तो गाय सुंदर है, सॉरी, राम की गाय सुंदर है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में बात हो रही है। सुंदर यहाँ कौन था? राम की गाय सुंदर थी। तो राम की गाय के बारे में बात हो रही है, यहाँ मोहन के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात करें ये शब्द, यही शब्द विधेय होते हैं। शब्दों का समूह यही क्या होता है? विधेय बन जाता है। तो उद्देश्य और विधेय समझ गए आप? ठीक। विधेय का भी विस्तार होता है। जैसे लाल रंग की कमीज, ये हो गया उद्देश्य, राम की है। ठीक है। अच्छा, विधेय का विस्तार देखिए। जैसे यहाँ पे राजू जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार। तो बाजार, इस जा रहा जो है ये क्या था? विधेय था। राजू जा रहा है, इतने से बात स्पष्ट थी। लेकिन कहाँ जा रहा है? बाजार। यहाँ कर्म आ गया।
तो हाँ, यहाँ एक शब्द बढ़ा ना, एक शब्द बढ़ा, और वो भी किसके लिए, कर्ता के साथ, यानी राजू उद्देश्य के साथ, तो ये बाजार यूज होगा नहीं। तो ये बाजार किसके साथ यूज हो रहा है, जा रहा है के साथ, तो ये विधेय का क्या हो गया, विस्तार हो गया। मोहन मिठाई ला रहा है, मोहन ला रहा है, बात हो गई, क्या ला रहा है, मिठाई ला रहा है, विस्तार। शिवम पत्र धीरे धीरे लिखता है, अब शिवम पत्र लिखता है, इतने से भी बात हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे लिख रहा है, तो ये विधेय का विधा जो है कि विस्तार हो गया। समझ गए आप। अच्छा, अब विधेय के बारे में सुन लीजिए। वाक्य क्या हुआ, अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, विधेय कहते हैं। बात वही थी, ये वही पेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए, विधेय का विस्तार क्रिया के पूरक, कर्म, कर्म के विस्तार और क्रिया विशेषण के द्वारा होता है। समझ रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे राम एक अच्छा खिलाड़ी, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, मान लो राम एक खिलाड़ी है, बात बन गई। अच्छा क्या था, विशेषण, ठीक है, विशेषण के रूप में हो रहा है। क्रिया विशेषण मतलब राम धीरे धीरे क्रिकेट खेलता है, धीरे धीरे क्रिकेट खेलता है, मान लो, ठीक है। तो क्रिकेट क्या है बाबू, कर्म है, तो कर्म के रूप में इस विधेय का विस्तार हो गया। धीरे धीरे यूज हो गया, तो क्रिया विशेषण के रूप में इसका विस्तार हो गया। तो क्रिया विशेषण के शब्दों से लाने से, कर्म को लाने से, विशेषण को लाने से, पूरक, क्रिया का पूरक मैं जैसे बता दूं, क्रिया का पूरक क्या होता है, फिर से सुन लो। जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, ये क्रिया है, हैं हमने बताया था, इसका पूरक शब्द कौन है, डॉक्टर। तो ये क्रिया के पूरक के रूप में भी हो गया। तो अब हैं का ये विस्तार है। यहाँ पे हैं ही विधेय था, बस बस यही विधेय था, यही क्रिया थी, लेकिन इसका विस्तार पूरक के रूप में कौन कर दिया, डॉक्टर साहब ने कर दिया। अब ये डॉक्टर जो शब्द है, इसका जो है कि इस विधेय का ये विस्तार हो गया। जबकि मेरे पिताजी, ये तो उद्देश्य है, समझ रहे हैं, विधेय इसमें है, मेरे पिताजी हैं, क्या है, डॉक्टर हैं। तो ये हैं क्रिया का ये पूरक है। अब आप समझे किन किन कारणों से जो है कि विधेय का विस्तार होता है। यहाँ पे देखिए, गीता धीरे धीरे बहुत मधुर स्वर में गाती है। अब गीता गाती है, इतने से वाक्य बन जाता। मधुर स्वर विशेषण, बहुत प्रविशेषण, भाई विशेषण के ठीक सामने, ठीक पहले उसको बढ़ा चढ़ा के कहने वाले अगर कोई शब्द आ जाए तो उसको विशेषण का भी विशेषता बतलाए तो प्रविशेषण। और धीरे धीरे क्रिया विशेषण, कमाल है। तो गीता गाती है, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, ये तीनों लोग इस गाती है के साथ जुड़ जा रहे हैं, विधेय का विस्तार कर रहे हैं। बस गाती है विधेय था और गीता उद्देश्य था। ये तीनों भाई साहब जो लोग हैं, त्रिमूर्ति लोग, ये इसका विधेय का विस्तार कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरक के बारे में हमने बता दिया था कि डॉक्टर जो है क्रिया का पूरक है। अब बच्चों, वाक्य की परिभाषा, भेद के बारे में परिभाषा हमने कर ली। वाक्य के भेद में की बात करेंगे। वाक्य आप देख लीजिए, तीन प्रकार के, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य होते हैं। हालांकि देखो, वाक्य दो ही प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है मिश्र और संयुक्त वाक्य। क्योंकि मिश्र और संयुक्त वाक्य में बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट ये होता है कि इसमें भी दो स्वतंत्र उपवाक्य प्रयोग होते हैं, इसमें भी दो स्वतंत्र उपवाक्य प्रयोग होते हैं। लेकिन इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य प्रयोग होते हैं और दोनों को जोड़ने वाला एक योजक चिन्ह होता है, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बंधु, प्यारे, डट डट डट। समझ रहे हैं। तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता है, दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, बीच में लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु आ जाता है। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो स्वतंत्र वाक्य तो प्रयोग होते हैं, इनको भी जोड़ने वाला जो है कि बहुत सारे योजक शब्द हैं,
लेकिन इनमें दोनों स्वतंत्र वाक्य दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी पहला काम हो रहा है तब दूसरा काम हो रहा है। ठीक है। सीमा जब गाती है तब रोहन नाचता है, बताए थे ना। यानी कि अगर वो नहीं गाती तो रोहन नहीं नाचता, यानी कि एक दूसरे पे आश्रितता है, तब ये मिश्र वाक्य बनता है। और सरल वाक्य में एक बात ध्यान देना, सरल वाक्य में यहाँ पे दो उपवाक्य थे, यहाँ पे भी दो उपवाक्य थे, लेकिन सरल वाक्य में बच्चों एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। कर्ता का विस्तार हो सकता है, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, एक उद्देश्य है राम और एक विधेय है। राम, श्याम और मोहन क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल खेलते हैं। अगर यहाँ तीन कर्ता टाइप दिख रहा है, तीन नाम दिख रहे हैं, लेकिन तीन नाम जो है ना, तीनों का संबंध गेम से है या तीनों एक ही साथ कोई काम कर रहे हैं ना, तीनों का संबंध जो है कि समझ रहे हैं, सिमिलर संबंध है, इसलिए वहाँ भी वो सरल वाक्य ही होगा। चलो बताएंगे आगे। तो वाक्य की परिभाषा भेद उदाहरण में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर हम वाक्यों में देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक सरल होता है, दूसरा मिश्र और संयुक्त होता है। तो पहले सरल वाक्य पे आएंगे। दिया है कि यदि किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक क्रिया या विधेय हो तो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। अभी हमने बताया कि सरल वाक्य की यही परिभाषा होती है कि इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, या एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सबसे शुद्ध यही है, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य का विस्तार थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन विधेय में उनका संबंध एक जैसा होगा, आगे हम बताएंगे। एक उद्देश्य और एक विधेय, इसमें सरल वाक्य। तो यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के दो ही भेद होते हैं, एक सरल और साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त या मिश्रित। हम सरल या साधारण वाक्य पे आएंगे। देखिए, यदि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। लेकिन ध्यान यह बात रखना यह भी है कि एक से ज़्यादा उद्देश्य और एक से ज़्यादा विधेय हों और उनमें समान संबंध दिखते हों तब भी सरल वाक्य कहलाएगा। चचा ध्यान दिए, यानी कि एक से ज़्यादा उद्देश्य हो जाएं और एक से ज़्यादा विधेय हो जाएं और उनमें समान संबंध दिखते हो। दिखाऊंगा, एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। देखो, यहाँ मोहन नहाता है, पढ़ता है और खेलने जाता है, एक से ज़्यादा क्रियाएं दिख रही हैं। समझ रहे हैं, उद्देश्य का खूब विस्तार है धूमधाम से, फिर भी ये क्या है, सरल वाक्य है। आप ये मत कहना कि सर बताए थे कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, नहीं, क्रिया का विस्तार हो सकता है। विधेय, क्रिया का मतलब विधेय ही समझो बच्चों, विधेय का विस्तार हो सकता है, लेकिन उसका संबंध एक ही उद्देश्य से है, मोहन से ही है, इसलिए सरल है। राम पढ़ता है, बिल्कुल सरल, इतना सरल है कि अब क्या बताएं। राम और श्याम पढ़ते हैं, दो लोग आ गए, ध्यान देना है, राम और श्याम। यहाँ और भी लगा है, संयुक्त नहीं कह देना है बच्चों, क्योंकि दोनों का रिलेशन पढ़ने से है, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, सिंपल वाक्य है। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ दो क्रियाएं नहीं हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो क्रिया का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एक उद्देश्य है, इनका दोनों का समान संबंध है विधेय से। यहाँ दो उपवाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है पूरा पूरा। ठीक है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, बस उद्देश्य को बढ़ाया है, उसमें समान संबंध है। शिवम, विराट और मोहन नाचते गाते और खेलते हैं, ये तीन हो गए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उद्देश्य है। ये तीनों बच्चों का संबंध, ये तीनों दोस्त हैं और तीनों नाचते गाते और खेलते हैं, भले तीनों का काम अलग है लेकिन इनका समान संबंध है इनसे। ठीक है, यहाँ एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, अर्थात नीचे के उदाहरण में कर्ता पदों का समूह तथा क्रिया पदों का समूह बनकर आ रहा है। कर्ता पदों का समूह बना और क्रिया पदों की समूह बन गई, बहुत सारे क्रियाएं एक समूह में और बहुत सारे कर्ता एक समूह में आए। ठीक है, तब भी सरल वाक्य ही होगा, इस बात को ध्यान देना। यही गलतियां होती थी जिससे मार्क्स नहीं मिलता था। ठीक है,
आओ मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जैसे ही बताऊंगा ना, सरल वाक्य बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। मिश्र वाक्य में देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। यानी मैं बताया था ना, दो उपवाक्य एक दूसरे पे आश्रित हों, ठीक है। आओ आओ मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य, देखना एक से अधिक उद्देश्य, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, बस उद्देश्य का जो है विस्तार और विधेय का विस्तार था, ठीक है, लेकिन समान संबंध थे, ठीक। अब देखो यहाँ मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से ज्यादा विधेय होते हैं। एक उद्देश्य विधेय दूसरे उद्देश्य विधेय पर आश्रित होता है। जैसे सीता जब गाती है तब राहुल नाचता है, सीता नहीं गाती राहुल बिल्कुल नहीं नाचता, लेट जाता पूरा हाथ पांव ऊपर करके। दो कुत्तों में लड़ाई होती है, देखो बच्चों, एक दूसरे जब वो ना, जो हारने वाला कुत्ता होता है लगता है कि हार जाएंगे ना, तो अपना चारों पांव ऊपर कर लेता है। तो वही हाल है, सीता जब गाती है तभी राहुल नाचता है, सीता नहीं गाएगी राहुल नहीं नाचेंगे, आश्रित है राहुल उस सीता के ऊपर, गाना गाओ गाना गाओ। और जिन वाक्यों में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से ज्यादा आश्रित, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, वही बात दोहराया है। जब मैंने सुना, अच्छा क्या कह रहे हो बच्चों, ये बात है कि सर आप ये नहीं बताए कि कौन प्रधान कौन आश्रित है, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। यहाँ एग्जाम्पल दो, मैंने सुना है कि राज जेल चला गया, मैंने सुना है कि जो है वो योजक चिन्ह है, जो कि तब ये सब मिश्र में आता है। अब मिश्र वाक्य में ना एक फ्लो होता है, रुकावट नहीं होती यार, ऐसे भी तुम पकड़ो ना। मैंने सुना है कि राज जेल चला गया, अब मैं कहूँ कि राम खाना खाया और श्याम खेलने चला गया, अब दोनों दो बातें थी, और के यहाँ रुकना पड़ा, यहाँ रुक नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता दूं बच्चों, यही है, ये तो इसमें आप गड़बड़ हो जाओगे, लेकिन जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य, ये वह तरीका अगर पकड़ लिए तो वाक्य में किधर भी इधर उधर कर देगा, पकड़ लोगे। मैंने सुना है कि राज जो है कहाँ चला गया, जेल चला गया, यह वही लड़की है जो कभी बहुत अमीर थी, एक फ्लो में निकला। यह वही लड़की है, प्रधान वाक्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, कैसे आश्रित उपवाक्य सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। नोट में दिया है, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य भी उसका अर्थ निकल जाता है। एक बात बता दूं, मान लो बच्चों, एक उपवाक्य, अच्छा छोटे से वाक्य को उपवाक्य कहते हैं जी, और दूसरा उपवाक्य, दोनों को जोड़ रहा है एक योजक चिन्ह, कि तब जब, ये सब जोड़ता है ना बीच में। अब एक बात ध्यान देना है कि इन दोनों में प्रधान किसको कहेंगे, किसको आश्रित कहेंगे, तो प्रधान उन्हीं को कहेंगे जिनका स्वतंत्र अर्थ निकले वाक्य के रूप में। एक का स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा, वो इसका इंतजार करता रहेगा कि भैया तुम्हारा जो है, मैं तुम्हारे पे आश्रित हूँ, तुम्हारा तो निकलेगा, तुम्हारे सहारे हमारा अर्थ निकलेगा। यह वही लड़की है, यही है प्रधान, मैंने सुना है, यही है प्रधान, मैंने सुना है। मैं पूछा क्या सुना है भाई बता, आज जैसे ही ये बताएगा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, अर्थ निकल आएगा, तो ये आश्रित हुए, वो या वही लड़की है। फिर कहा बोल 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 क्या हुआ उसके बारे में बता, तो जो कभी बहुत अमीर थी, समझे। जैसे ही यहाँ तक आप आए, भाई हम आपकी तरफ मुंह मुंह खोल के देख रहे थे, अब भैया बोलेगा तो क्लियर होगा। तो प्रधान और आश्रित, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य भी उसका अर्थ निकलता है। अच्छा, मिश्र वाक्यों में क्या क्या पकड़ना है, तो आ जाए बीच में, की आ जाए, जो आ जाए, जिसे आ जाए, यदि आ जाए, क्योंकि आ जाए, ये सब अव्यय आ जाए बीच में, तो आप समझेंगे भैया ये आपका मिश्र वाक्य है। ये छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो योजक चिन्ह है वो तो, की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, ये सब आता है मिश्र वाक्यों में। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य वह होता है, अच्छा ये तो बता ही दिए यार। यहाँ आ जाओ, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहती है वह वाक्य
प्रधान उपवाक्य होता है, अंततः बनी रहती है अंत तक, और आश्रित उपवाक्य क्रिया क्रिया विशेषण के रूप में काम करने लगता है, क्रिया या क्रिया विशेषण के रूप में काम करने लगता है। राम मेहनत करता तो अवश्य पास हो जाता, ये तो लगा हुआ है, मिश्र वाक्य है। अब इसका सारा सरल वाक्य क्या बनेगा कि राम के मेहनत करने पर वह पास हो जाता। यहाँ पे राम मेहनत करता एक उपवाक्य, अवश्य पास हो जाता दूसरा उपवाक्य, दोनों को जोड़ रहा है तो योजक, तो जो है क्या है, योजक चिन्ह है, योजक शब्द है। अगर इसका सरल बनाना होगा तो राम के मेहनत करने पर वह पास हो जाता, राम के मेहनत करने पर वह पास हो जाता। सरल वाक्य बनने पर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की तरह काम करने लगता है। राम के मेहनत करने पर क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ बताएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे संयुक्त वाक्य में देख लीजिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, हमने बताया था मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और एक दूसरे पे आश्रित हो, और एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र एकदम, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, और दोनों कुछ जो है कि योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। आइए आओ संयुक्त वाक्य में देख लो बच्चों, जिस वाक्य में दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर कभी नहीं होते, और दोनों जो है कुछ समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय करते हैं। संयोजक में कौन कौन काम करता है, और, तथा, वह, एवं, ये संयोजक हैं। विभाजक में या, अथवा। विरोधक में किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये विरोधक है। जैसे राम ने खाना खाया किंतु वह खुश नहीं हुआ। अब खाना खाने के बाद खुश होना चाहिए ना बच्चे, विरोध कर रहा है उसका, तो ये किंतु परंतु। वह घर आया परंतु देरी कर दी, मान लो सपोज दैट, आना तो अच्छी बात है लेकिन उसका ठीक विपरीत काम कर दिया, तो विरोधक का मतलब उल्टा काम करना। एक वाक्य है उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य, एक सीधा काम करेगा दूसरा उल्टा काम करेगा। विभाजक का मतलब या, अथवा, और संयोजक का मतलब दोनों जोड़ने का काम करता है। ठीक है, राम ने क्रिकेट खेला और मोहन ने फुटबॉल खेला, मान लो सपोज दैट, तो दोनों संयोजक के काम कर रहे हैं। राम आया और खेलने लगा, आया भी खेलने लगा भी, समझ रहे हैं, दोनों को जोड़ने वाला ये है योजक। वह बार बार फेल हुआ लेकिन हार नहीं मानी उसने, लेकिन, अब देखो विरोधक है कि नहीं, फेल हुआ, अब उसके साथ गलत हुआ लेकिन हार नहीं मानी, यहाँ पे मतलब उसके अंदर अभी जीतने का जज्बा है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, विरोधक है कि नहीं, लेकिन यूज हो रहा है। मोहन सुबह में टहलता है और जूस भी पीता है, कमाल है भाई, टहलते समय तो आज तक मैं किसी को जूस पीते हुए नहीं देखते हैं। चलो इसको मान लेते हैं मोहन पैसे वाला है, हमें लगता है कि हाल ही हाल में लेखपाल बना होगा। ठीक है, तो ये और सकारात्मक है, संयोजक है। मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ किंतु परंतु लेकिन कभी सामान नहीं लाता, कितनी गलत बात है, बाजार डेली जा रहे हो सामान ला ही नहीं रहे हो सकता है इन्फ्लेशन से डरता हो बच्चा, इन्फ्लेशन से डरने की का क्या जरूरत है यार, महंगाई है तो है। ठीक है, आप शांत रहिए अन्यथा वरना नहीं तो, या, अथवा, बाहर चले जाइए। ठीक है, तो अन्यथा वरना नहीं तो या, अथवा, विभाजक, बाहर चले जाइए, ये सब क्या है बच्चों, ये सब संयुक्त वाक्य हैं। असंयुक्त वाक्य समझ गए, आ जाओ। अब आते हैं सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने सरल वाक्य देखा, मिश्र वाक्य देखा, संयुक्त वाक्य देखा, अब हम बताते हैं आपको कि सरल वाक्य बनाते कैसे हैं। आओ अभी हम आएंगे उस पर, प्रधान और आश्रित, ध्यान देना वो बातें छूटी हुई हैं, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, ये बात पक्का है, दो उपवाक्य होते हैं तो दो क्रियाएं होती हैं। बस मिश्रित में ये होता है कि एक उपवाक्य दूसरे पे आश्रित, और संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र,
इसलिए इन वाक्यों को सरल वाक्य में बदलने के लिए एक क्रिया को विशेषण या क्रिया विशेषण में बदल देते हैं। एक किसी क्रिया को विशेषण में या क्रिया विशेषण में बदल दें ताकि एक ही क्रिया बचे और सरल वाक्य बन जाए। अब चलो बदलते हैं। सरल वाक्य, राजेश ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको मिठाई खिलाई। पदक प्राप्त किया और सबको मिठाई खिलाई। अध्यापक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। ये कहाँ से आ गया भैया? चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लो, इसका देख लो, ये सरल वाक्य में ये यूज हुआ। अच्छा, इसका संयुक्त क्या होगा कि राजेश ने खेल में पदक प्राप्त किया और सबको मिठाई खिलाई। दो उपवाक्य, दोनों को जोड़ने वाला एक है संयोजक, योजक चिन्ह, और सबको मिठाई खिलाई। दो बातें हैं, ठीक है, दो उपवाक्य हैं, दोनों को ये जोड़ रहा है, ये संयुक्त में। इसका सरल क्या बनेगा कि राजेश ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको मिठाई खिलाई। प्राप्त किया नहीं, प्राप्त करने के बाद, ठीक है। क्या बना दिया एक को? विशेषण या क्रिया विशेषण। उनकी क्रिया को विशेषण या क्रिया विशेषण बना दिया। तो इसमें बनाया क्या? खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको मिठाई खिलाई। क्लियर नहीं हुआ? अभी हो जाएगा। देखो, बच्चे अध्यापक के सामने रहते हैं, एक क्रिया, और वे शांत भी रहते हैं, दूसरी क्रिया, ठीक है। अब दो दो क्रिया हैं। इसका सिंपल साधारण वाक्य क्या बनेगा? अध्यापक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, गायब कर दिया। अध्यापक, देखो, अध्यापक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, एक को गायब ही कर दिया, तब जाके ये सरल वाक्य बना। मिश्रित वाक्य में देखो थोड़ा सा, जैसे ही राजेश ने पदक प्राप्त किया वैसे ही सबको मिठाई खिलाई, यानी उसी का हम मिश्रित वाक्य बना दिए कि राजेश ने पदक प्राप्त करने के किया और लोगों को मिठाई खिलाई। ये था संयुक्त वाक्य। इसका मिश्रित क्या बनेगा कि जैसे ही राजेश ने पदक प्राप्त किया वैसे ही सबको मिठाई खिलाई, ठीक है। और जब बच्चे अध्यापक के सामने होते हैं तो वे शांत होते हैं, तो लगा के यहाँ काम किया, यहाँ जैसे ही वैसे ही लगा के काम किया। सरल वाक्य, मुझे मेहनत करने वाला एक आदमी चाहिए। चलो ले लो। शिवम के पढ़ने पर मोहन नहीं पड़ेगा, आप डॉक्टर को दिखाकर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, तुमसे मिलने पर मैं बहुत बातें बताऊंगा। ये सरल वाक्य। अच्छा, इन सरल वाक्यों को हम पहले मिश्रित वाक्य बनाते हैं। आओ बनाते हैं। यहाँ था कि मुझे मेहनत करने वाला एक आदमी चाहिए, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। एक उद्देश्य, मुझे मेहनत करने वाला, ये आदमी यानी ये विशेष से सॉरी करता है, नहीं, आदमी चाहिए, सॉरी, ये आपकी क्रिया है और इसका ये पूरक है। मेहनत करने वाला ये क्या है? ये उद्देश्य है। मुझे मेहनत करने वाला एक आदमी चाहिए। अब इसका मिश्रित क्या बनेगा? मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेहनत करता हो, ठीक है। एक आदमी चाहिए और फिर जो मेहनत करता हो, जो को नहीं भूलना है। और यहाँ शिवम के पढ़ने पर मोहर नहीं पड़ेगा ना, और यहाँ पे अगर शिवम पढ़ेगा तो मोहन नहीं पड़ेगा। दो वाक्य, शिवम के पढ़ने पर मोहन नहीं पड़ेगा, अगर शिवम पढ़ेगा तो मोहन नहीं पड़ेगा। मिश्र बना दिए इसका मिश्र वाक्य। आप डॉक्टर को इसलिए दिखाएं ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आप डॉक्टर को दिखाकर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। तो इसको आप बना लीजिए ना, आप डॉक्टर को इसलिए दिखाएं। इसलिए का यूज हम कर रहे हैं ना, इसलिए का हम बताए थे मिश्र वाक्य में यूज करेंगे। मैं तुमसे जब मिलूंगा तब सारी बातें बताऊंगा। दो उपवाक्यों में चेंज करते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। दो उपवाक्यों में चेंज करते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। दो उपवाक्यों में चेंज करते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं, तब मिश्र वाक्य बनता है बच्चों। और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और योजक चिन्ह लगाते हैं। मुझे एक आदमी चाहिए और वह मेहनत भी करता हो, या तो लगा के, शिवम पढ़ेगा परंतु लगा के, आप डॉक्टर दिखाएं और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं,
तो ये योजक चिन्हों का यूज आपको करने हैं। मिश्रित वाक्य बनाना देख लीजिए। मिश्रित वाक्य की रचना करते समय दो क्रियाएं होती हैं। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द हैं: यदि, तो, अगर, तो, जहां वहां, जिधर उधर, जब तब, जैसे वैसे, जिस प्रकार उस प्रकार आदि। ये सब ऐसी जो है कि वाक्य हैं, योजक चिन्ह हैं, जो मिश्रित वाक्य बनाने में आपको काम आएंगे। अच्छा, मिश्रित वाक्य बनाते समय एक बात ध्यान देना है, कुछ अव्यय जिससे हम कारण कार्य का संबंध बताने वाले वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, अतः, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, अथवा कि, जबकि, इसलिए कि, ताकि। ठीक है, चलो आओ। उसने सुबह में आने के लिए कहा, इसका मिश्रित वाक्य क्या हो गया? उसने कहा है कि सुबह में आएगा, की का प्रयोग हमने कर लिया। अच्छा, उसने सुबह में आने के लिए कहा है, और उसने सुबह में आने के लिए कहा है। ठीक है, तो उसने कहा है कि वह सुबह में आएगा। अगर उसने कहा है तो वह सुबह में आएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इन योजक चिन्हों को आपको रखना है। देख लीजिए, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन का प्रयोग करते हैं। नोट में देख लीजिए, मिश्रित वाक्य में दो क्रियाएं पहचानना चाहिए आपको, हमेशा दो क्रियाएं लाना ही लाना है आपको। सरल वाक्य में एक ही क्रिया रखनी है, इसलिए दूसरी क्रिया की कल्पना करनी चाहिए। जैसे मोहन सुबह में आने के लिए कहा है, अब इसका आंसर क्या होगा कि मोहन सुबह में आएगा और उसने यह बात कही है। ये बनाया संयुक्त हमने। ये सिंपल वाक्य था कि मोहन सुबह में आने के लिए कहा है, तो अब दो क्रिया हमको कल्पना करनी है कि मोहन सुबह में आएगा, उसने बात कही है। दो, एक कही एक क्रिया, एक दो क्रियाएं हम अपने मन में कल्पना कर लेंगे किसी भी सिंपल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, और इन योजक चिन्हों का प्रयोग करते रहेंगे। सरल वाक्य बनाना, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन वाक्यों को सरल वाक्य में बदलने के लिए, अच्छा ये तो वही है, ये तो बता दिया, ये आपको बताने थे, ये आपको बताने थे। मैं अब प्रधान एवं आश्रित उपवाक्य बताऊंगा, इसके बाद आपको जो है कि इसके विशेषण आश्रित वाक्य आता है, क्रिया विशेषण वाक्य में पदक्रम आ जाएगा। तो चलो बच्चों इसको देख दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पे हम बात रुकी थी कि इसको जरूर बताएंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रधान एवं आश्रित उपवाक्य होते क्या? वाक्य में दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। ठीक, जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय वाले क्रिया से लेकर बनते हैं, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय वाले, उन्हें प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया, अब आएगा ना, रुको। प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्वतंत्र अर्थ निकलता है, आश्रित का नहीं स्वतंत्र निकलता। जैसे जो लोग मेहनत करते हैं वो पास होते हैं, इसमें वो पास होते हैं उपवाक्य। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक जो लोग मेहनत करते हैं उनका अर्थ नहीं निकलेगा। जो लोग मेहनत करते हैं, यहीं पे हम रुक गए ना, बात क्लियर नहीं हुई। बात तभी क्लियर होगी जब वे पास होते हैं हम कहेंगे। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। अब हम इसको, अब जो लोग मेहनत करते हैं, अब इसको पास होते हैं, ये ना बोलूं तो ना निकलेगा, तो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य में जो है कि संज्ञा से बनकर उपवाक्य हो सकता है, विशेषण से भी बनकर आश्रित उपवाक्य बन सकता है, क्रिया विशेषण से भी आश्रित उपवाक्य बना रहता है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। आश्रित था ना, जब तक इसको नहीं बोले, सॉरी इसको नहीं बोलेंगे ये अधूरे थे, आश्रित थे, ये प्रधान था। तो आओ, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा की तरह काम करते हैं, या कर्ता की तरह, या कर्म या पूरक के रूप में आते रहते हैं। जैसे हमने देखा है कि बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ हमने देखा है, यह प्रधान उपवाक्य है, बताए थे। हमने देखा है, ये क्लियर है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं क्लियर नहीं, हमने देखा है,
ठीक है, तो ये प्रधान है, ये आश्रित है। हमने सुना है लड़के अच्छा नाचते हैं, लड़के अच्छा नाचते हैं, ये लोग आश्रित हैं इनके ऊपर। अगर ये नहीं सुने होते, नहीं बताते, तो घर वाले नहीं जानते कि लड़के कैसे नाचते हैं। तो यही प्रधान है और ये आश्रित हैं। गुरुजी ने बताया कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। अब मान लो कि गुरुजी ने बताया कि ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, कौन घूमता है? उपग्रह। तो उपग्रह क्या हो गया? यहाँ पूरक की तरह काम कर रहा है, जिसकी आवश्यकता हो। विशेषण आश्रित उपवाक्य देखो, ऐसे वो वाक्यों में जो जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं। जैसे जो खेलने वाला लड़का था वह तो घर चला गया। जो खेलने वाला लड़का था इतना बोला तो हम कहे और बताओ और बताओ, वह तो घर चला गया। समझ रहे हैं? खेलने वाला लड़का घर चला गया। जिस लाल शर्ट को हमने खरीदी थी वह वापस कर दी हमने। यहाँ तक बात क्लियर नहीं हुई थी। इसको जब तक नहीं कहेंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। खरीदी गई लाल शर्ट मैंने वापस कर दी, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य जो है क्या है? विशेषण आश्रित है। ये विशेषण इसमें लगा हुआ है। लाल शर्ट, जिसको, जो जिस लाल शर्ट को मैं खरीदा था, वो विशेषण उसमें है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण की तरह भी आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे तुम जिस तरह से गाना गा रहे हो ऐसे तो तुम थक जाओगे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। थक जाना एक क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है कि तुम जिस तरह से गा रहे हो, तेज गाना गाते हो तो थक जाओगे। हम जब तक जगेंगे पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहने के लिए हम जब तक जगेंगे। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे तुम उतना ही पाओगे। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे। तो क्रिया विशेषण से भी आश्रित उपवाक्य होते हैं, विशेषण से भी आश्रित उपवाक्य होते हैं, और जो है कि संज्ञा से भी जो है कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य में कंफ्यूज मत होइए, उसके भाव को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भाव पकड़ के काम करते हैं तब आप जो है कि आश्रित उपवाक्य को पकड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमने पहला एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो लोग मेहनत करते हैं वो पास होते हैं। अब वो पास होते हैं ये प्रधान है उपवाक्य, और जो लोग मेहनत करते हैं ये आश्रित उपवाक्य है। जो लोग मेहनत करते हैं वो पास होते हैं। समझ रहे हैं? इसमें देख लीजिए, जो खेलने वाला लड़का था वह घर चला गया। तो जो लोग मेहनत करते हैं वो पास होते हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं का अर्थ तब तक नहीं निकलता जब तक वे सफल नहीं होते, मतलब वो पास नहीं होते, ऐसा ना कहा जाए। तो जब वो पास होते हैं वो प्रधान हो गया, और जो लोग मेहनत करते हैं वो आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आश्रित उपवाक्य जो लोग मेहनत करते हैं इनकी जगह जो है कोई विशेषण यूज हो जाए कि खेलने वाला लड़का, इनकी जगह कोई क्रिया विशेषण यूज हो जाए, क्रिया विशेषण यूज हो जाए। यहाँ पे क्रिया विशेषण कि तेज गाना गाते हुए, ये क्रिया की विशेषता है। अब आप समझे, हमने देखा है कि लड़के खेल रहे हैं, तो हमने देखा है प्रधान हो गया, लड़के खेल रहे हैं आश्रित है। क्यों आश्रित है? प्रधान ये क्यों है? क्योंकि बच्चों हमने देखा है लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के खेल रहे हैं, इसकी बातें, इसको कौन पुष्टि कर रहा है? जब हमने देखा। तो ये जो लड़के खेल रहे हैं ये सभी लोग आश्रित हैं कि जब तक कोई देखे ना। तो ये प्रधान हो गया, आश्रित हो गए। वाक्य के पदक्रम में आइए, वाक्य के सुनिए, देखिए पदों से मिलके वाक्य बनता है। तो किसी वाक्य में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक कर्ता और दूसरी क्रिया। लेकिन बच्चों एक कर्ता और दूसरी क्रिया से ही वाक्य बन जाता है, लेकिन कर्ता से पहले विशेषण लगा दिए, कर्ता यानी उद्देश्य का विस्तार कर दिया। क्रिया से पहले हमने क्रिया विशेषण लगा के इस विधेय का विस्तार कर दिया। क्रिया विशेषण से पहले भी हम पूरक लगा सकते हैं,
इस विधेय का विस्तार, इसके पहले विशेषण लगा देंगे और इस विधेय का विस्तार, कर्म लगा देंगे और विस्तार। देखिए उदाहरण के लिए, युवा राहुल ने बूढ़े रमेश को पक्का दुश्मन तुरंत बना लिया। अब राहुल एक कर्ता है, इसके ठीक पहले विशेषण कैसा है? राहुल युवा है। फिर विशेषण बूढ़ा विशेषण है। रमेश को, ये भी कर्म हो गया आपका, कर्म के लिए यूज हो रही है संज्ञा। पक्का, ठीक है, ये विशेषण है, पक्का दुश्मन। तुरंत, बना लेना का पूरक है तुरंत, सॉरी बना लेना, सॉरी ये तो क्रिया है। चलो नीचे एग्जाम्पल, शुद्ध वाक्य इसको बताऊंगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों का प्रयोग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। विशेषण कर्ता, विशेषण कर्म, विशेषण पूरक, क्रिया विशेषण तुरंत, धीरे धीरे, ये क्रिया की विशेषता बताता है। तुरंत, जल्दी, धीरे धीरे, आराम से। अब बना लेना एक क्रिया है। अब क्लियर हुआ? ठीक। शुद्ध वाक्य की रचना के लिए पद का क्रम और उसके अन्वय बहुत जरूरी है। अन्वय बच्चों ये होता है, देखो भैया, पदक्रम क्या है? वाक्य का पदक्रम क्या होना चाहिए? कर्ता और क्रिया दो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चलो ये तो वही है, वही है। हाँ, एग्जाम्पल में आते हैं। पके आम लड़कों ने खाया, सॉरी, पके आम लड़के खाया कोने हुए। अब देखो इसको सही पदक्रम में सेट करें। पके हुए आम को लड़कों ने खाया। अगर ये पदक्रम इधर उधर रहेगा तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो पदक्रम और अन्वय, इसको सही सेट करना बहुत जरूरी है। और सेट का सही क्रम क्या है? ये सही क्रम है, यही नियम है। कर्ता से पहले विशेषण यूज हो सकता है, उसके बाद भी विशेषण यूज हो सकता है। कर्म भी, विशेषण, पूरक, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया लास्ट में, फिर बाकी चीजें। समझ रहे हैं? पदक्रम संबंधित कुछ नियम आप समझ लिए। क्या करेंगे? पहले आप हमेशा कर्ता रखेंगे, आपका कोई वाक्य अशुद्ध नहीं होगा। यहां से शुद्धि शुरू हुई है, यहां से वाक्य शुद्धि पे ध्यान देना है। वाक्य शुद्धि का ये नियम है, ये नियम वाक्य शुद्धि के लिए यूज होगा, ये वाला नियम, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आप रख लीजिएगा, कभी नहीं गड़बड़ होंगे। क्या है भैया? वाक्य पदक्रम का क्या नियम है? पहले कर्ता, लास्ट में क्रिया। कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आना चाहिए। कौवा पेड़ पर बैठा है, मोहन पानी लाता है, शिवम ने अच्छा गाना गाया। कौवा बैठा है कहाँ? पेड़ पर। कर्ता, क्रिया और कर्म। मोहन लाता है, मोहन कर्ता, ये क्रिया, बीच में कर्म। शिवम कर्ता, गाना गाना क्रिया, अरे गाना क्रिया और ये कर्म, और ये विशेषण। कर्ता और क्रिया के बीच में ही कर्म होने चाहिए, इतना ध्यान देना है। दूसरा क्या नियम है? संबोधन और विस्मयादिबोधक वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, ये वाह कितना सुंदर दृश्य है। समझ रहे हैं? तो ये संबोधन या विस्मयादिबोधक कोई शब्द है तो वो वाक्य में पहले प्रयोग होते हैं। नियम नंबर 2 याद रखना है। पहला नियम था कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म होना चाहिए। दूसरा, संबोधन या विस्मयादिबोधक वाक्य के पहले लगते हैं। और नियम नंबर 3, कर्म और पूरक पदों का स्थान कर्ता यहाँ लिख लीजिए, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले आते हैं। कर्म और पूरक पद हमेशा ध्यान रहे, कर्ता के बाद क्रिया से पहले। यानी कर्म यानी राही कर्ता और उठाया क्रिया, इसके बीच में ही कर्म आएगा, ठीक है। और देखिए, मेरा बेटा कर्ता हैं, क्रिया, और ये पूरक हैं, पूरक शब्द है डॉक्टर। तो कर्ता और क्रिया के बीच में ही पूरक शब्द आने चाहिए। चौथा नियम आप देख लो बच्चों, नियम नंबर 4, विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य से लिखा है ये,
विशेष्य से पहले होता है और यदि विशेषण पूरक बन जाता है तो है तो यह विधेय विशेषण हो जाता है और यह विशेष्य के बाद भी होता है। बात ध्यान देना, हमेशा विशेषण विशेष्य से पहले होगा। जैसे विशेष्य हो गया जामुन और ये हो गया विशेषण। विशेषण यार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं ना। तो ये जामुन का संज्ञा न बा है तो संज्ञा बा है, संज्ञा बा है तो संज्ञा से पहले यूज हो रहा है तो विशेषण हुआ ना। तो ये जो जिसके सामने यूज हो रहा है वो विशेषण हो गया, तो ये भाई साहब विशेष्य हो गए। तो काला जामुन पेट साफ करता है तो हमेशा विशेष्य से पहले लगता है विशेषण। और जब यही विशेषण पूरक के रूप में प्रयोग हो, जैसे यहाँ देखो तालाब में कमल क्या है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद विशेषण है, हैं क्रिया है, तो हैं क्रिया से पहले कोई शब्द यूज है तो ये तो पूरक के रूप में यूज हो रहा है ना, बताते आ रहे हैं। तो पूरक के रूप में जब विशेषण यूज होता है तो ये जो है कि कमल यानी विशेष के बाद भी आ सकता है, नहीं तो विशेषण तो हमेशा विशेष से पहले आता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। पांचवा है संबंध कारक सर्वनाम शब्द या पद अपने विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे संबंध, जो संबंध बताते हैं, रानी ने अपने पिता, ये देखो ये संबंध है। ये मेरी कलम है, ये देखो संबंध है। ये विशेष्य कलम है, इसके ठीक पहले आएगा। पिता विशेष्य है, संज्ञा है, कलम संज्ञा या विशेष्य है, इससे पहले आएगा ये संबंध कारक सर्वनाम। ये संबंध कारक सर्वनाम है, अपने संबंध बता रहा है। मेरी अब संबंध है, अपना मेरा तुम्हारा, यहाँ अपनी और मेरी ये संबंध है। यदि नोट में देख लीजिए, यदि संबंधित पद का प्रभाव ज़्यादा हो तब संबंध कारक का प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं। जैसे यह साइकिल दादाजी की है। अब दादाजी की साइकिल है भाई, काफ़ी बल दे के बात हो रही है, प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ये दादाजी यानी विशेष के बाद भी संबंध कारक की का प्रयोग हो रहा है। काले रंग का पैंट मेरा है, मेरा एक संबंध शब्द है, संबंधवाचक शब्द है, तो ये विशेष यानी संज्ञा के बाद भी प्रयोग हो जा रहा है। ठीक है, अधिक बल देने की, यह काला पैंट मेरा है, ज़्यादा बल दे रहा है, यह साइकिल दादाजी की है, ज़्यादा बल दे रहा है। कर्ता और कर्म के अलावा जितने भी कारक होते हैं वो हमेशा कर्ता और कर्म के बीच में ही आते हैं, ध्यान देना। रानी ने साबुन से कपड़े धोए, राहुल ने अपने मित्र के लिए चाय बनाई। ठीक है, कर्ता और कर्म के बीच ही आएंगे। कर्ता और कर्म के अलावा जितने भी कारक हैं, कर्ता का कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, इन दोनों को छोड़ के जितने भी कारक हैं, से, के द्वारा, के लिए, देखो से, के द्वारा, के लिए, पर, में, काकी के, रारी रे, संबंध वाला, हे अरे, हे अरे नहीं, काकी के रारी रे, यानी कि 8 कारक होते हैं बच्चों ना। तो कर्ता और कर्म को छोड़ के जितने भी कारक हैं वो क्या होते हैं, कर्ता और कर्म के बीच में ही आएंगे। राहुल ने, देखो जैसे रानी ने साबुन से कपड़े धोए, कर्ता और धोना क्रिया है और यह कर्म है, तो कर्ता और कर्म के बीच में से आ रहा है। कर्ता और क्रिया ये है, ये कर्म है, तो कर्ता राहुल है और कर्म ये है। अब इसके बीच में के लिए आ रहा है संप्रदान कारक, ये कर्ता और ये गया, कहाँ गया, पढ़ने के लिए। अब ये कर्म गांव से अलगाव हो रहा है, तो ये उसके जो है का कर्म के, कर्म और कर्ता के बीच आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो भेजा क्रिया है, यशमेश कर्म है और ये कारक है, तो कर्म और कर्ता के बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो कर रहे हैं क्रिया है, क्या कर रहे हैं, कसरत, तो कर्म और कर्ता के बीच में आ रहा है कारक चिन्ह। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, यहाँ पे देखिए कौन अपवाद होते हैं। पेड़ पर बंदर बैठा, अब पेड़ और बंदर के बीच में पर आ गया, मेरे लिए पहले ही आ गया लिए, पेड़ से फल गिरते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो अपवाद हैं। इसको अपवाद को जरूर ध्यान देना, ये क्वेश्चन भाई अपवाद वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पहले लगता है। प्रश्न का विषय क्या है, वहाँ कौन जा रहा है, तुम्हारा क्या नाम है। अब वहाँ कौन जा रहा है, तुम्हारा क्या नाम है,
वहाँ कौन जा रहा है, तुम्हारा क्या नाम है। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पहले, कौन जा रहा है प्रश्न का विषय है उसके पहले लगता है। प्रश्न का विषय है, नाम पूछ रहा है तो उसके पहले लगा हुआ है। ठीक। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले लगती है। जैसे वह मेरे पास आते ही जोर से रो पड़ा, ये देखो क्रिया है, और जोर से पहले जोर लगाया, एक काम पहले किया, फिर रोया दूसरा काम किया। तो जो लास्ट वाली क्रिया होती है उससे पहले भी अगर कोई क्रिया हो जाए वाक्य में तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो हमेशा मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक क्रिया होती है। न का प्रयोग क्रिया से पहले करते हैं। मैं इस बार पढ़ाई नहीं करूँगा, ये करूँगा से पहले होगा, वह ये क्रिया से पहले होगा। यदि आप किसी से आग्रह करते हैं तो उसमें न का प्रयोग करते हैं तो वह क्रिया के बाद ही होगा। आग्रह वाले, ये इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट। आप लीजिए न, इस ड्रेस को देखो न, समझे। भी, तो, ही, तक आदि जितने भी निपात शब्द होते हैं, ये वाक्य में किसी पद पर बल देने के लिए, जैसे तुम ही डांस करोगे, ये पूरे वाक्य पे बल दे रहा है, पद पे बल दे रहा है, डांस करने की बात हो रही। तुम गाना ही गाओगे, बल दे रहा है। राजू दिन भर भूखा रहा, दरवाजा तो खोलो, राम ने फोन तक नहीं किया, मुझे मात्र 20 रुपया। तो ये सब निपात जो है ना, वाक्य में किसी पद पर बल देने के लिए यूज होते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देख लीजिए बच्चों। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधान। विधान अर्थक का मतलब है कि साधारण, सीता खाना खाती है। निषेधात्मक मतलब जिसमें नहीं लगा हो। प्रश्नवाचक का मतलब बच्चों, जैसे ये क्या लड़का खाता है, ये मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। लड़का क्या खाता है, मैं पूछ रहा हूँ। आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा, खाना खाओ बेटा, आज्ञा मैं दे रहा हूँ, आप मेरा यह काम कर दीजिए ना, ठीक है, ये आज्ञार्थक है। आज्ञार्थक में इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। संदेहार्थक मतलब जिसे संदेह प्रकट होता हो, शायद लड़का खाना खाए, मैं संदेह में हूँ, लड़का खाना खा रहा होगा, इम्पोर्टेंट, इसमें भी संदेह है, लड़का खाना खा रहा होगा। भाव पकड़िए। इच्छार्थक में मेरी इच्छा है तुम पास हो जाओ, यह लड़का चैन से खाना खा ले तो अच्छा है, ये मेरी इच्छा है। संकेत में संकेत, यह लड़का दूध पी लेता तो सो जाता, ये संकेत दे रहा हूँ। वह अच्छे से पढ़ लेता तो इस बार पास हो जाता, मैं संकेत दे रहा हूँ, पढ़ने का संकेत कर रहा हूँ। वह अच्छे से गा लेता तो कंपटीशन जीत जाता। विस्मयादि में बच्चों जो है, देखो देखो यह लड़का क्या प्रेम से खा रहा है, विस्मयादि का चिन्ह के साथ साथ, अरे लड़का ने खाना खा लिया, विस्मय जिसमें हो। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। इसमें 3 से 4 बार आप इसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। जहाँ कोई कंप्लेन हो फिर से कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। किसी भी मैटर में प्रॉब्लम हो आप हमको तुरंत करिए, हम उसका सलूशन अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतना टाइम दिया, सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।